वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज जीव विज्ञान भाग 11वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमारी सीरीज 10 तक कंप्लीट हो चुकी है। कवकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कवकों का आर्थिक महत्व हमने पार्ट नंबर 10 में जाना था। आज जानते हैं कवकों से होने वाली हानियों के बारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं, कवकों से होने वाली क्या हानि। कवकों से होने वाली हानियों में सबसे पहले बात करेंगे पादप रोगों की। पादप रोगों की यानी कि पौधों में कुछ रोग हो जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहले नंबर पे चर्चा करेंगे पादप रोगों में सरसों की। तो सरसों में सफ़ेद कीट रोग हो जाता है। और दूसरे नंबर पे हम लोग यहीं पे बात कर लेंगे आलू में अंगमारी रोग की। अंगमारी रोग की आलू में अंगमारी रोग हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे चने के रोग की। चने में रोग हो जाता है, इसका नाम है बिल्ट। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कवकों में पादप रोग हमने पढ़ लिए। अब पादप के बाद में यहाँ पे स्टार्टिंग अब करेंगे विभिन्न जंतु रोगों की। तो जंतु रोग को जान लेते हैं अब हम एक एक करके। तो हम सब जानते हैं कि कवक से पादपों में भी रोग होते हैं और जंतुओं में भी रोग होते हैं। सबसे पहले अपनी ही मनुष्यों की बात कर लेते हैं। तो मनुष्यों में फेफड़े से संबंधित रोग है। फेफड़ों से संबंधित रोग, इसका नाम है एलोसिन। एस्परजिलोसिन इसका नाम है, जो हो जाता है फेफड़ों से संबंधित रोग है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात कर लेंगे दाद की। तो दाद भी इसके कारण हो जाता है। नाखूनों में भूरापन भी हो जाता है। नाखूनों में भूरापन कवक के कारण हो जाता है। दिमागी बुखार का कारण भी यही है, कवक है, दिमागी बुखार। इसके अलावा पशुओं में एथलीट रोग, पशुओं में एथलीट फुट की अगर बात करें तो ये कवक ही उसका कारण होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो पेनिसिलोसिस रोग भी कवक के कारण हो जाता है। अगली हम लोग बात कर लेते हैं एक और रोग की, इसका नाम है म्यूकोमाइकोसिस। ये भी रोग कवकों से ही हो जाता है। इसके बाद में जानते हैं आखिरकार कवकों से किन किन पदार्थों को क्षति पहुंचती है। तो यहाँ लिख लेते हैं कवकों से हानियाँ। कवकों से पदार्थों को हानियाँ। कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनको हानि होती है। तो ये कवक जो होते हैं कपड़ों को हानि पहुंचाते हैं, चमड़े को हानि पहुंचाते हैं, कागज़ को हानि पहुंचाते हैं, व लकड़ी से बनी वस्तुओं को हानि पहुंचाते हैं। तो अभी तक हमने जाना कवकों से संबंधित जो हानियां हैं उनके बारे में अभी तक हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम लोग जानते हैं लाइकेन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। लाइकेन, तो लाइकेन हमने कल जाना था, छोटा सा हिस्सा इसका देखा था। ये जाना था यह क्या करता है। यह कवक क्या है, यह कवक और शैवाल के बीच में क्या करता है, सहजीवी का संबंध स्थापित करता है। सहजीवी का संबंध स्थापित करता है। लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन में कवकों का क्या काम, कवक क्या करते हैं और शैवाल क्या करते हैं, तो एक एक करके जान लेते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और जिससे इस कार्बोहाइड्रेट से कवकों को पोषण मिलता है। कवकों को क्या मिलता है, पोषण मिल जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो कवक क्या करेंगे, कवक करते हैं शैवालों को, कवक का काम क्या है, शैवालों को जल
खनिज, लवण और विटामिन विटामिन इत्यादि को प्रदान करना। तो हमने अभी जाना लाइकेन में कवक और शैवाल सहजीविता का संबंध दिखाते हैं। शैवालों में अगर बात कर लें, शैवालों का जो काम होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करना और कवकों का पोषण करना, न्यूट्रिशन देना कवकों को। और दूसरी तरफ कवक करते हैं, शैवालों को जल देते हैं, खनिज देते हैं, लवण देते हैं और विटामिन देते हैं। अब आगे अगली चर्चा कर लेते हैं। कवक और शैवाल के मध्य में, कवक और शैवाल के मध्य में यह सहजीवी जो संबंध होता है इसको हैलोटिज्म के नाम से जानते हैं। हैलोटिज्म के नाम से जानते हैं। कवक और शैवाल के मध्य में जो ये संबंध, इसको किस नाम से जानते हैं? तो हैलोटिज्म के नाम से जानते हैं। अब लाइकेन की शाखा के अध्ययन को, लाइकेन की शाखा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन की शाखा के अध्ययन को, लॉजी मतलब अध्ययन हो गया। अब अगले नंबर पे जान लेते हैं लाइकेन कितने प्रकार के आखिरकार होते हैं। तो लाइकेन के प्रकार एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं आखिरकार लाइकेन है कितने प्रकार के। तो पहले का नाम है क्रस्टोज और दूसरे का नाम है फोलियोज, तीसरे का नाम है फ्रिटिकोज। तो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन के बारे में जानेंगे। आखिरकार क्रस्टोज लाइकेन कैसे होते हैं, क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं। तो लिखते हैं पहला, ये जो लाइकेन होते हैं द्विआयामी होते हैं, द्विआयामी होंगे। दूसरी बात, इनमें जो थैलस होता है वो चपटा होता है। दूसरी बात क्या, थैलस जो है चपटा होता है। इसके बाद में ये एक परपटी के समान दिखाई देते हैं। क्या? एक परपटी के समान दिखाई देते हैं। इतनी बातें क्रस्टोज लाइकेन से संबंधित हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फोलियोज की, तो फोलियोज के बारे में जान लेते हैं। ये जो लाइकेन होते हैं, कौन? फोलियोज की हम बात कर रहे हैं। संरचनात्मक रूप से, अगर संरचना की अगर बात करें तो संरचनात्मक रूप से पत्तियों के जैसे दिखाई देते हैं। मतलब जैसी हमारी पत्तियां होती हैं उसी आकार के फोलियोज लाइकेन हमें दिखाई देते हैं। अब जान लेते हैं फ्रिटिकोज के बारे में। तो फ्रिटिकोज जो लाइकेन होता है इन दोनों लाइकेनों की तुलना में, यानी क्रस्टोज और फोलियोज की तुलना में अधिक विकसित है। अधिक क्या होता है? विकसित होता है। अब इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसा हम झाड़ियों में देखते हैं, झाड़ी के समान सीधे होते हैं। झाड़ी के समान कैसे होंगे? सीधे अथवा नीचे की तरफ लटके हो सकते हैं, अथवा नीचे की तरफ लटके हो सकते हैं। कौन? फ्रिटिकोज। अब लाइकेन के आर्थिक महत्व के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार लाइकेन का क्या महत्व होता है? लाइकेन के आर्थिक महत्व की हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। तो ये रहा लाइकेन का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण सूचक होते हैं। तो पहले नंबर पे बात करेंगे प्रदूषण सूचक के रूप में इसका महत्व है। आप सब जानते हैं कि शहर हो, कस्बा हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो, शहर, कस्बा या जहाँ इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ ये पौधे उग सकते हैं क्या? तो जवाब होगा नहीं उग सकते। ये पौधे ऐसे स्थान पर उगाए जा सकते हैं, लाइकेन ऐसे स्थान पर हो सकते हैं जहाँ किसी भी प्रकार से प्रदूषण ना हो। शहर, कस्बा, यहाँ अगर प्रदूषण है तो निश्चित रूप से इनको उगाया नहीं जा सकता। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, इनका प्रयोग भोजन और चारे के रूप में किया जाता है। भोजन और चारे के रूप में इनका प्रयोग होता है। जीवों के द्वारा अगर हम बात करें, इनको प्रयोग किया जाता है, इल्लियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके किसके द्वारा? घुन के द्वारा, इल्लियों के द्वारा। इल्लियाँ
इल्लियों के द्वारा, दीमक के द्वारा, जो दीमक लग जाती है उसके द्वारा इसका प्रयोग भोजन में किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें चीन और जापान जो हैं, हमारे जो देश हैं चीन और जापान, इसमें खाद्य पदार्थों के रूप में भी इसका खूब प्रयोग होता है। कौन कौन से देश? तो चीन एवं जापान देशों में जायरो फोरा, एस्क्यूलेंटा, ये नाम हो गया लाइकेन का, और चीन और जापान में इसके द्वारा खूब भोजन बनाया जाता है। ट्रेरिया आइसलैंडिका, इस लाइकेन का प्रयोग आइसलैंड में किया जाता है। आइसलैंड में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान देश की, अगर बात करें तो जापान में एक और लाइकेन की चर्चा कर लेते हैं। इसका नाम है एंडोकार्पन। एंडोकार्पन भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में? तो सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जापान में। अपने भारत में भी इसका लाइकेन का उपयोग खूब होता है। तो अपने देश में अगर हम बात कर लें परमेलिया की, परमेलिया कह लें अथवा रॉक फ्लावर कह लें, रॉक फ्लावर, इसका उपयोग किया जाता है सालन बनाने में। सालन आप लोग सब जानते होंगे, अगर हम करी कह दें सालन को, तो करी बनाने में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ लाइकेनों का उपयोग होता है? क्या रंगों के निर्माण में लाइकेन का उपयोग होता है? जी हाँ, लाइकेन का प्रयोग रंगों के निर्माण में भी होता है। अगर हम बात करें कुछ लाइकेनों के नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑर्किल हो, रोक्सेला हो, इसके बाद में लेकानोरा, इन सब लाइकेनों से नीले रंग का निर्माण किया जाता है। कैसे रंग का? नीला रंग इनके द्वारा बनाया जाता है। और कुछ ऐसे लाइकेन हैं, कुछ ऐसे लाइकेन भी होते हैं जिसके ज़रिए चमड़ा उद्योग में टैनिंग प्रक्रिया, कौन सी? टैनिंग प्रक्रिया के लिए ऊनी और रेशम वस्त्रों, ऊनी एवं रेशम वस्त्रों को रंगने के लिए काम में लाए जाते हैं, अब इसके बाद में लाइकेन औषधियों के रूप में भी प्रयोग खूब किए जाते हैं। तो किस किस में ये प्रयोग किए जाएंगे, एक एक करके जान लेते हैं। ज्वर में भी प्रयोग किया जाता है। पीलिया अगर हो जाए, पीलिया में भी इसका प्रयोग होता है। हैज़ा में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा त्वचा के जो रोग होते हैं उनमें भी इसका खूब प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं एक एक करके, लाइकेनों को लिखते जाएंगे एक तरफ और दूसरे तरफ इसके उपयोग को लिखते जाएंगे। पहला लाइकेन हमारा रहा क्लेडोनिया। अगर लाइकेन की बात करें तो ये ज्वर के उपचार से संबंधित है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जेंथोरिया पेरीएटना, इसका प्रयोग किया जाता है पीलिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं यूशनिया बरबटा की। इसका प्रयोग बालों की मजबूती के लिए, यानी कि बालों की दृढ़ता के लिए खूब किया जाता है। इसके बाद में चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं लोबेरिया पल्मोनेरिया की। इसके ज़रिए क्या किया जाता है? तो श्वसन संबंधी रोगों के उपचार में, रोगों के उपचार में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। विशेषता अगर हम बात कर लें, मुख्य रूप से टीबी से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे पादप जगत की। तो पादप जगत के बारे में जान लेते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इनकी उपस्थिति होती है। तो पृथ्वी के अंतर्गत जैवमंडल पर, यानी कि बायोस्फीयर की अगर बात कर लें, वहाँ इनकी उपस्थिति होती है। अब इसके अंतर्गत किसकी किसकी बात होगी, किस प्रकार के कितने कोशिकीय पादप आएंगे? तो इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक को सम्मिलित किया जाता है। जो बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं पादप जगत की अगर बात कर लें, ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं। अर्थात
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कोशिकीय जो संरचना होती है, कोशिकीय जो संरचना है वो कैसी होगी? विकसित होगी। जब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत कोशिकी हैं, इसका मतलब कोशिकीय संरचना कैसी होगी? विकसित होगी। अब जिनमें एक मुख्य गुण पाया जाता है, क्या गुण पाया जाता है? जिनमें कोशिका कला चारों ओर से कोशिका भित्ति से, चारों ओर से कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, कोशिका भित्ति का आवरण होता है। अब इनमें पादपों में अगर हम बात कर लें तो पर्णहरित भी पाया जाता है। पादप में क्या? पर्णहरित भी पाया जाता है। अब इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये अपना भोजन बना लेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जरिए क्या कर लेंगे? भोजन बना लेंगे। अगर भोजन बना लेंगे तो ये कैसे हुए? तो सुपोषी हुए। निश्चित रूप से सब बातें हम लोग समझ गए। सुपोषी कह लें या फिर इन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं, एक ही बात है। अपना भोजन खुद बनाते हैं, उत्पादक होते हैं। अब पादपों का जो शरीर होगा ये अलग अलग होता है। पादप जो शरीर होता है इसमें बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। तो पादप जगत के शरीर के आधार पर इसका वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर पे इनको लिखते हैं। पहला हमने लिख दिया थैलोफाइटा, एक एक करके फिर बाद में इनकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रायोफाइटा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रैकियोफाइटा। अब ट्रैकियोफाइटा को फिर से हम लोग वर्गीकृत कर देंगे, एक एक करके ध्यान से देखते जाइए। तो इसको हम वर्गीकृत करते हैं टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा होते क्या हैं? बीज रहित होते हैं, बीज रहित टेरिडोफाइटा। दूसरे नंबर पे यहाँ बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म ये क्या होंगे? खोल रहित बीज। ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई आवरण ना हो, खोल रहित हो, तो उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे इसी में बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म इसका उल्टा होगा, ये खोल रहित थे तो ये खोल युक्त होंगे। खोल युक्त क्या? बीज। खोल युक्त बीज का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब एंजियोस्पर्म को भी बांट दिया जाता है दो भागों में। पहले भाग को हम लोग जानते हैं एक बीजपत्री। पहले भाग को क्या जानते हैं? तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर हम लोग देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग का नाम है एक बीजपत्री, और दूसरे भाग का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दो बीजपत्री। तो अगले वीडियो हम लोग जानेंगे एक एक करके थैलोफाइडा के बारे में, ब्रायोफाइडा के बारे में, यानी कि पादप जगत का जो वर्गीकरण किया है शरीर के आधार पर। तो निश्चित रूप से इनके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे।